वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पास। और अगर बीए प्रोग्राम से आप करते हैं और आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए भी है। और अगर आप किसी भी अदर कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यूनिट्स है जैसे कि एनसी वेब, एसओएल और रेगुलर, आप किसी भी यूनिट से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, देश की किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से है और अगर आपका सिलेबस ये है, और देखिएगा सिलेबस हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लिया है, आप एक बार जाकर सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी वीडियो है। तो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हिंदी में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जाने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोक प्रशासन। और अगर इसकी डेफिनेशन एक शब्द में कहने की कोशिश करूँ तो लोक प्रशासन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी तो वहाँ पर हमने अलग अलग तरीके देखे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों आवश्यक है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में कब से पढ़ा जाना स्टार्ट किया गया। अब जो सिविल सर्वेंट्स है वो क्या कार्य करते हैं, तो हमने देखा कि इनका ओवरऑल जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ मैनेज करना ही होगा। ओके, सो अब सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। अगर बेसिकली बताओ तो यहाँ पर हम अप्रोचेस पढ़ेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई हो या फिर दूसरे भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा दी गई हो। तो सेकेंड यूनिट जो है वो बहुत ही लॉन्ग यूनिट है इस पूरे ही सब्जेक्ट में। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने में कम से कम अगर मैं एक अंदाजन बताऊं तो 2 से 4 पार्ट लग जाएंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, तो हम एक एक करके सभी जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ये पढ़ेंगे जिसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा इसकी थियरी दी गई है, इसे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें अगर कि इस यूनिट को किस प्रकार पढ़ा जाएगा तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, देन इंट्रोडक्शन, देन एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा लिखी गई बुक्स और उनके द्वारा जो मेथड्स सुझाए गए होंगे उनको पढ़ेंगे, देन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जिसे एसएमए के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की आखिरकार जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स क्या है। अगर प्रिंसिपल्स को हिंदी में बताने की कोशिश करूँ तो नियम, कानून एट्सेट्रा। ओके, देन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड इट्स डेवलपमेंट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार देखिएगा। अगर बेसिक आइडिया दूँ, ओवरव्यू अगर करें हम इस स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि लाइक हमारे जो बहुत सारी काव्य कथाएँ हैं जिसमें आपने एक कथा या फिर कोट सुना होगा, जिसका काम उसी को साजे। तो वही बात यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. ने अपनी जो थियरी है उसमें कही है कि जिस व्यक्ति का जो काम है उसे वही कार्य मिलना चाहिए, अदरवाइज काम में गड़बड़ी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, देन combining science of work and scientifically selected workers and management, division of responsibility, scientific management movement, criticism and disagreement, conclusion, then practice question and reference बताई गई है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक मानना है कि अगर आपको यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड। बाकी मैं इस वीक के बाद अर्थात सोमवार से आपका हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो कोई भय या डरने वाली बात नहीं है, दुख दर्द पीड़ा लेकर चलने वाली बात नहीं है। मैं डेफिनेटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार कुछ करूँगा। पिछली बार खैर फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं मेरी जितनी बनती कोशिश होगी वो पूरी करने की
लाइक आपके लिए कंप्लीट सिलेबस करने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट आपका जो DSC है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो कोर्स है, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, आखिरकार हमें इस यूनिट को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आप ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्हें समझ जाएंगे। एंड FW टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थियोरी है उसको आप समझने में सक्षम होंगे। सो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज ऑफ विटल सिग्निफिकेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। दिस अप्रोच इवॉल्व ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी। सो ये अप्रोच मतलब कि आगे कब बढ़ी, जो 19th सेंचुरी थी तब ये आगे बढ़ी। इसका उदय तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इसकी मतलब कि फैलाव दुनिया ने इसको समझना स्टार्ट किया वो 19वीं शताब्दी में हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच टेक्स केयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इमर्जिंग ड्यू टू मैकेनिकल एडवांसमेंट। अब देखिएगा, मैकेनिकल एडवांसमेंट है, मशीनरी आ चुकी है, सभी जगह पर मशीनें हैं बहुत बड़ी बड़ी जो 10-10, 20-20 लोगों का कार्य करती है। अब यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका कार्य है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो खड़ी होती है मैकेनिकल एडवांसमेंट को लेकर, उससे निपटना है, उससे टैकल करना है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, अब यहाँ पर देखिएगा FW टेलर का क्या नाम है पूरा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज व्यूड एज वन ऑफ द फॉररनर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट हु क्लियर्ड पैथ फॉर फर्दर रिसर्च। सो देखिएगा, साइंटिफिक जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके जनक FW टेलर को नहीं कहा जाता, लेकिन उन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गिना जाता है इस अप्रोच में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आगे का रास्ता क्लियर किया था और आगे इन्होंने इस पर रिसर्च की थी। FW टेलर वॉज ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड इन जर्मन टाउन ऑन 20 मार्च 1856। सो देखिएगा, FW टेलर का जन्म 20 मार्च को हुआ था 1856 जर्मन में। ही गॉट हिज एक्सपीरियंस इन 2 यूरोपियन स्टेट। सो उन्होंने यूरोपियन स्टेट से एक्सपीरियंस हासिल किया। लाइक हो सकता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए उन्होंने इस एक्सपीरियंस को यूरोपियन स्टेट से लिया हो। एज एन आर्किटेक्ट ही वॉज इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनी इनोवेशंस। ही कैनोकेटेड फ्यू डिवाइसेस टू बिल्ड अ क्रिएशन। सो देखिएगा, वो एक आर्किटेक्ट थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए इनोवेशन किए और उन्होंने डिवाइसेस बिल्ड किए। A portion of the significant instrument he created were cutting apparatus, a warmth treating device, a still hammer, water driven force stacking hardware, exhausting and turning factories and so forth. So उनके द्वारा कुछ जो डिवाइस इनोवेट किए गए थे उसमें apparatus था, warmth treating portion of significant instruments like warmth treating device, a still hammer, water driven force, स्टैकिंग हार्डवेयर, एग्जॉस्टिंग एंड टर्निंग फैक्ट्रीज सो फोर्थ। उनके अलावा भी बहुत कुछ। ही वॉज कंस्टेंटली कीप ऑन एनहांसिंग द मेथड ऑफ द बोर्ड। सो वो किस पर कार्य कर रहे थे, मतलब कि लोगों को जो कार्य करने का तरीका है उसे एनहांस करने की कोशिश कर रहे थे। ही अंडरस्टूड ऑन द लॉजिकल मेथड ऑफ बिल्डिंग अप द apparatus जस्ट एज लॉजिकल मेथड ऑफ प्लेइंग आउट ऑफ द वर्क। सो वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो लॉजिकल तरीके से बनाया जा सके और लॉजिकल तरीके से कार्य किया जा सके। ही हैज़ एनर्जी फॉर प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल मेथड ऑफ वर्क इन द एसोसिएशन। तो उनके पास कहीं ना कहीं प्रोफिशिएंसी थी, एनर्जी थी लॉजिकल मेथड पर कार्य करने की, एसोसिएशन पर कार्य करने की। फ्रॉम USA it spread to other countries including former USSR where it took shape as a stake innovative movement during 1920। सो इनका जो अपार्टस था वो कहीं ना कहीं USA और USSR में 1920 से 40 के दशक में स्टेक हैनोवाइट मूवमेंट के तौर पर आगे बढ़ा। अकॉर्डिंग टू टेलर, द सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड विद इक्वल फोर्स टू ऑल सोशल एक्टिविटीज़। सो जो टेलर है, FW टेलर, उनका मानना था कि जो अप्रोच है या फिर सेम प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर सकते हैं हम अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ में।
to the management of our home, the management of our farms, the management of business of our tradesmen, large and small of our churches and philanthropies institutions, our यूनिवर्सिटीज़, our गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा। तो वो मानते थे इन सभी जगहों पर हम जो ये प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का वो अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। F.W. Taylor and his book and methods. Taylor's theory of scientific management is first of its kind, where he has highlighted the issues of economy, efficiency and effectiveness. So अब देखिएगा यहाँ पर टेलर के द्वारा जो थियोरी दी गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें उन्होंने 3 मुख्य बातों को हाईलाइट किया है, जिसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब इन तीनों के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट देखी है एंड देन आप सेकंड यूनिट देख रहे हैं तो आपके लिए ये समझना इजी होगा। आपके माइंड में एक थॉट पॉपअप कर चुका होगा कि ये तो मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली इसे इजीली समझ पाएंगे कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्यों एक मैनेजमेंट के 3 पिलर कहे जाते हैं। ओके, सो उसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है तो मैंने इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर सारी ही वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाल दूँगा। आपको जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन his major trust was at improving the productivity in the organization. So उनका मेजर वर्क क्या था? उनका मानना ये था कि जो प्रोडक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसे किस प्रकार इम्प्रूव किया जाए। Some of the significant works of Taylor reflects in his earlier writing and other issues which he has highlighted. तो उनके द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा जो पहले कोई बुक्स लिखी गई होगी या ऐसे लिखा गया होगा, आर्टिकल वगैरह लिखे गए होंगे, उसमें हमें वो सारे कार्य देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। द विटल ऑब्जर्वेशन ऑफ टेलर ऑन साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन methodology are included in his major works in which he has specified following assumptions. So उनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी और उनमें से उन्होंने कुछ ऐसे assumptions को specified किया है, like there should be standard time to finish any particular work. वो मानते थे कि किसी भी कार्य को ख़त्म करने के लिए एक स्पेसिफाइड वर्क होना चाहिए। अब देखिएगा, आपको एक सिलेबस दिया जाता है और सिलेबस ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होने के बाद आपको डेट्स दे दी जाती है कि भाई 2 मई को या 2 अगस्त को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। तो अब आप पर ये निर्भर करता है कि आप 2 अगस्त या 2 मई तक किस तरीके से अपना सिलेबस पूरा करते हैं। या तो फिर मान लीजिएगा देयर शुड बी स्टैंडर्ड टाइम टू फिनिश एनी पर्टिकुलर वर्क, कि एक कोई निश्चित समय होना चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, अब यहाँ पर कार्य के हिसाब से तनख्वाह देना कि भाई एक व्यक्ति का जो कार्य है उस हिसाब से उसकी सैलरी देना। अब देखिएगा, जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अगर दूसरों के मुकाबले देखा जाए। लोग जो कंप्यूटर पर बैठते हैं वो अपने माइंड से कार्य करते हैं। ओके, उनका माइंड कार्य करता है, लेकिन जो मजदूर होता है उनकी बेचारों की बॉडी कार्य करती है, तो वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब यहाँ पर यही बात बताई गई है कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीके की सैलरी। राइट मैन एट राइट प्लेस, सो आपने एक कोट जरूर सुना होगा, दोहा जरूर सुना होगा, जिसका कार्य उसी को साजे। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि जिस व्यक्ति का जो कार्य है वो उसे दिया जाए। Taylor also made certain assumption in his theory of scientific management which are as follows. So इनके अलावा भी और भी बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरीज थी जो टेलर ने अपनी पुस्तक में लिखी है, जिसमें टेलर laid emphasize that the functioning of any organization can be improved with the application of science. सो वो मानते थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्था का जो कार्य करने का तौर तरीका है उसे अच्छा किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। वो किस तरीके से? साइंस को अपनाकर, विज्ञान को अपनाकर, विज्ञान की सहायता लेकर।
अ गुड वर्कर एक्सेप्ट्स द डायरेक्टिव फ्रॉम द मैनेजमेंट। सो एक गुड वर्कर जो है वो अपना डायरेक्टिव एक्सेप्ट करता है। अगर उसे कोई आदेश दिया गया है, अगर उसे कुछ कहा गया है कुछ कार्य करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा और उस पर अपना कार्य करेगा। मैन इज़ मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी फैक्टर्स। सो अब देखिएगा एक व्यक्ति किस तरीके से मोटिवेटेड होता है, मॉनेटरी फैक्टर से। मॉनेटरी फैक्टर इन द सेंस मनी इज़ द मोटिवेशन। आपने हमेशा सुना होगा कि मनी जो है वो मोटिवेशन करती है। देखिएगा जब आप पूरा महीना कार्य करते हैं, बहुत से लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो वीकली उनको दे दी जाती है उनकी सैलरी। तो देखिएगा जब आप कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, लेकिन जैसे ही आपके पास सैलरी आती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरी 20 से 25 हज़ार सैलरी आई है, अब मैं अगले महीने और अच्छे से कार्य करूँगा जिसमें ज़्यादा इंसेंटिव्स जुड़ पाए तो और अच्छी सैलरी आ पाए मेरी। ओके, सो इसी तरीके से मनी इज़ मोटिवेशन। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है मैन इज़ मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी फैक्टर्स। सो सैलरी उसे टाइम टू टाइम देनी चाहिए। Taylor stay in an organization. His perception and investigation of various tasks in various manufacturing plants brought into his notice the imperfection in their administration. So देखिएगा FW टेलर जो है उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्थाओं का दौरा किया और उनमें जो कार्य प्रणाली थी उस पर गौर किया, उन पर लिखा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ एक इम्परफेक्टनिटी पाई। उन्होंने कहा कि इनपरफेक्शन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा। तो दीज वर एब्सेंस ऑफ lucidity of obligations by laborers and administrators, absence of norms of work, limited yield due to welding of work, and absence of occupation clearness, which advances fastening of work, absence of logical base for choices, absence of division of work, and arrangement of laborers at various positions without thinking about their capacity, ability and इंक्लिनेशन। अब यहाँ पर सीधी सी बात इन्होंने बताई है कि जब वे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में विज़िट करते थे या उनको जानने की कोशिश करते थे तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ कि उन्होंने देखा कि जो लेबर्स है उनको विदाउट उनकी एबिलिटी, उनका लाइक वो क्या कार्य कर पाएंगे, वो क्या कार्य नहीं कर पाएंगे, इसका बिना जाने उन्हें अलग अलग तरीके से कार्यों में लगा दिया गया। और दूसरी बात, कोई मैनेजमेंट नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं था, मतलब कि देन जिसका वर्क जिस व्यक्ति को जो वर्क करना चाहिए था वो व्यक्ति वो वर्क नहीं कर रहा था, एटसेट्रा, ऐसी बातें बताई है। तो इसी कारण जो है इम्परफेक्शन का जो प्रश्न चिन्ह है वो खड़ा होता था ऑर्गेनाइजेशंस पर। देन Taylor depends on broad examination of investigations spread over long 26 years। तो 26 सालों तक टेलर ने इस तरीके के एग्जामिनेशन किए, इन्वेस्टिगेशंस की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की। ही एग्जामिन इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग ऑफ स्टील, contemplated movement and observed how workers handle materials, machines and apparatus while on work। सो उन्होंने कहीं ना कहीं कौन से मुद्दों पर देखा कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो मशीन्स को हैंडल करते हैं, प्रेशर को हैंडल करते हैं, apparatus को हैंडल करते हैं कार्य के दौरान। टेलर फाउंड आउट द मोस्ट आइडियल अप्रोच इन अकम्प्लिशिंग वेरियस टास्क। तो उन्होंने एक अप्रोच को चुना जो इनके साथ बिल्कुल मेल खा रही थी, वो थी ड्यूरिंग हिज he came to the conclusion that right person should be selected for various tasks। तो उन्होंने एक निष्कर्ष दिया उन 26 सालों की रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि भाई जो जिस व्यक्ति का जो कार्य है उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, मतलब राइट पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस। ओके, उन्होंने ये कहा। देन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, Taylor came across a soldiering phenomenon, which is a tendency on the part of workers to restrict the output।
सो उसी दौर में जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो वो एक सोल्जरिंग फिनोमेना के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, लाइक टक्कर हुई, जिसमें जो कि कहा भी जा सकता है वर्कर को रिस्ट्रिक्ट करता है उनके आउटपुट से। ही क्लासिफाइड दिस फिनोमेना इनटू टू काइंड्स। उन्होंने इस फिनोमेना को, जो सोल्जरिंग फिनोमेना था, उसे दो तरीक़ों में बांटा, एक नेचुरल सोल्जरिंग एंड सिस्टमेटिक सोल्जरिंग। The former is the result of personal factor like habit to take it easy, not to overexert and so on, while the later in the result of organizational and social factor. So देखिएगा, फर्स्ट जो है नेचुरल सोल्जरिंग, उसमें खुद को मोटिवेट करना है कि भाई मैं कार्य कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ ईजी, एवरीथिंग इज़ अ पीस ऑफ केक। ओके, सो मान लीजिएगा सब इजी है। सो नेचुरल सोल्जरिंग का ये बताया उन्होंने, और जो साइंटिफिक सोल्जरिंग था उन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन और सोशल फैक्टर पर, माइंड के। ओके, ही ऑब्जर्व दैट वर्कर्स प्रैक्टिस सिस्टमेटिक सोल्जरिंग टू मीट द एक्सेप्शन ऑफ सुपरवाइजर एट लोअर लेवल्स। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो मजदूर है, वर्कर्स जो है, वो प्रैक्टिस करते थे सिस्टमेटिक सोल्जरिंग, किसके साथ मिलने के लिए? सुपरवाइज़र के साथ, सुपरवाइज़र से अपनी समस्याएं शेयर करने के साथ एट लोअर लेवल्स। ही फेल्ट दैट द फंडामेंटल वे ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द रिडक्शन ऑफ सोल्जरिंग थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। तो उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल वे है एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का, एनहांस करने का, वो है साइंटिफिक टेक्निक्स। साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो अच्छे से जो लाइक वर्कर्स है वो कार्य कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। ओके, सो एज रेफर्ड ओवर द साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन approach created in the beginning stages of mechanical transformation. So अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच जो है, वो क्रिएटेड की गई थी मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। इट अटेम्प्टेड टू एड्रेस अ पोर्शन ऑफ द इशू ऑफ मॉडर्न कल्चर, द फंडामेंटल वरीज ऑफ मैकेनिकल कम्युनिटी वर टू मैन प्रोडक्टिविटी, लेसन एक्सपेंसेस ऑफ क्रिएशन टू रीप द बेनिफिट्स। सो यहाँ पर बेसिकली बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए मशीनरी का यूज़ किया गया था, और यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थे उसके यूज़ किए गए थे बेनिफिट्स के लिए। दिस कैन बी डन बाय टू लॉन्ग मेथड्स। सो ये दो ही मेथड से किया जा सकता है। सो इट इज़ आइडेंटिफाइड विद ह्यूमनिज्म, humanizing the innovation, thus leading to effective administration of labor. So scientific management जो था ये ही चुना गया कि यही कार्य अच्छे से कर पाएगा। The other is with development of new market. Taylor, though this scientific management method attempted to link it with contemporary culture, henceforth it is stressed on scientific method on getting things done एंड ओवरसीइंग एसोसिएशन। तो उन्होंने इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को चुना क्योंकि ये समय के साथ, सोसाइटी के साथ इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, कल्चर के साथ, जो कॉन्टेम्प्रेरी कल्चर एट्सेट्रा था उसके साथ, इसलिए इन्होंने इस पर ज़्यादा जोर दिया। Now, principles of scientific management by F.W. Taylor. So, Taylor in his theory of scientific management laid 4 principles which he regarded as crucial for increasing the productivity within any organization. These are as follows. So, देखिएगा टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी दी गई थी, उन्होंने उसमें 4 मोस्ट प्रिंसिपल्स बताए हैं जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। और वो क्या है? पहला है डेवलप साइंटिफिक अप्रोच इन वेरियस मैनेजमेंट टास्क। सो वो चाहते थे कि किसी भी टास्क के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, कि साइंस की सहायता लेनी चाहिए। देन सेकंड था कि द रिगोरियस असॉर्टमेंट ऑफ वर्कफोर्स एंड देयर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, कि अगर देखिएगा वर्क कर रहे हैं हम, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो वर्कर है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टू टाइम। देन थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच एंड रैशनल चूजन वर्कफोर्स। सो अब यहाँ पर क्या बोला गया है तीसरे पॉइंट में? कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच।
साइंटिफिक अप्रोच इन द सेंस, जो फर्स्ट में ही उन्होंने बताया कि साइंटिफिक अप्रोच एक ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के साथ एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को भी लाने की बात की है। जब एक्सपीरियंस और साइंटिफिक अप्रोच दोनों ही साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितना परफेक्टली होगा, तो उसी पर उन्होंने जोर दिया है। एंड फोर्थ है फिक्सिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। चौथा जो है कि भाई किसके क्या कार्य होंगे, कर्तव्य होंगे एट्सेट्रा, वो तय होना चाहिए। देन साइंस ऑफ work and its development. Taylor observed that scientific approach is a must in dealing with workforce. So Taylor मानते थे कि scientific approach किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत important है। He believed that systematic observation is helpful in finding out the most appropriate way of doing a job. So वो मानते थे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से कार्य हो सकता है और हेल्पफुल रहेगा सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना। ही अटेम्प्टेड टू रिप्लेस द ओल्ड थंब रूल मेथड। सो उन्होंने जो पुराना थंब रूल मेथड था उसे रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक जो मेथड था उसके साथ। दिस नीड गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड tabulating various works, experiences and finally formulating rules based on them. So देखिएगा यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था कि जितना भी कार्य होता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, उसको रिकॉर्ड में रखना कि भाई कितने व्यक्ति कितना कार्य कर पा रहे हैं, कितने समय में कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है, कौन सा कार्य माफ़ कीजिएगा, कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए बहुत अच्छे से बहुत अच्छा है अर्थात परफेक्ट है। तो उन सब को रिकॉर्ड करके बाद में एक रूल बनाया जाता है कि भाई इस व्यक्ति का ये कार्य रहेगा, प्रोडक्शन जो है इतने समय में इतना हो जाना चाहिए, जो हमारे पास पहले से एक ब्यौरा फैक्ट आ चुका है उसके हिसाब से। ओके, देन दीज रूल्स आर टू बी अप्लाइड इन एक्चुअल वर्क सिचुएशन। सो रूल बनाने से कुछ नहीं होता, रूल को इम्प्लाई लागू भी करना चाहिए। तो रूल्स को लागू भी करना होगा उस वर्क प्लेस में, सिचुएशन में। दिस विल इंश्योर डायमिनिशिंग अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द सुपरवाइजर। इससे क्या होगा कि सुपरवाइजर जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करता है वर्कर्स का, लेबर्स का, या फिर स्वयं भी वर्कलोड में अननेसेसरी किसी का भी क्रिटिसिज्म कर दे तो वो कम होगा, वर्कलोड कम होगा बेसिकली अगर बताया जाए तो। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। अब यहाँ पर साइंटिफिक सिलेक्शन इन द सेंस कि जो कार्य करना है उसके लिए किस व्यक्ति को चुना जाए, उसमें साइंटिफिक अप्रोच को यूज करना। देयर शुड बी साइंटिफिक अप्रोच इन सिलेक्शन ऑफ वर्क फोर्स एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ वर्क कल्चर। अब यहाँ पर आपको मैंने अगेन एंड अगेन एक बात कही है, जिसका कार्य उसी को साजे, तो वही बात यहाँ पर कहते हैं टेलर। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए परफेक्ट है उसे वही कार्य दिया जाए, ना कि उसे डिफरेंट कार्य में विलिप्त कर दिया जाए। टेलर बिलीव्ड दैट ईच वर्कर हिज और हर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। सो यहाँ पर मानते हैं कि हर एक में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करने के लिए। देयर मस्ट बी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। साइंटिफिक अप्रोच इम्प्लाइज दैट राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर राइट जॉब। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि एक सही व्यक्ति सही जॉब के लिए चुना जाना चाहिए। अब अगर आप किसी मान लीजिएगा कि किसी एक ऐसे स्टूडेंट को चूज़ कीजिएगा जिसने साइंस को पढ़ना ही पसंद नहीं किया है अपने एकेडमिक्स में, लाइक वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है और बहुत अच्छा भी है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है और उसकी पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छी है, और उसे आप एक ऐसा कार्य जो साइंस से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो क्या वो व्यक्ति या बच्चा वो कार्य कर पाएगा? तो ज़्यादातर चांसेस है, 90% चांसेस है कि नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर टेलर कहते हैं, FW टेलर, कि जिसका कार्य उसी को साजे, और साइंटिफिक मैनेजमेंट से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। प्रॉपर एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड सो दैट वर्कर एक्सेप्ट द न्यू मेथड्स, टूल्स एंड कंडीशंस इंथुजियास्टिकली। सो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए अच्छा कार्य करने का, जिससे क्या है कि जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं,
वो नए नए जो आपके मेथड्स आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में, टूल्स या मशीन्स आती है, कंडीशन आती है, उसे हर्षोल्लास के साथ अपनाए और उसे उसके साथ ही कार्य करें। Opportunities should be created for workers to develop their new capability to the fullest extent। तो यहाँ पर देखिएगा जो वर्कर है उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाए, उनका प्रमोशन करना चाहिए। ओके, देन कंबाइनिंग साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर। अब यहाँ पर इन्होंने कंबाइन कर दिया, हमने जो ऊपर पढ़ा कि जिसका कार्य उसी को साझे एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सो अब इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन कर दिया इन्होंने। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमें दोनों ही जो हमने ऊपर पढ़े उन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला दिया इन्होंने। दस ही एम्फसाइज्ड ऑन bringing together and science of work with the scientific selection and development of workforce। so मानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में परफेक्ट है और उसमें भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी जो है उसे अपनाई जाए तो वो वर्क बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट के साथ हो सकता है। okay, then this provides the firm basis to his idea of scientific management। so यहाँ पर हमें firm basis मिलते हैं scientific idea के management के, किसके द्वारा? टेलर के द्वारा। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कार्य को बांटा जाता है कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा। टेलर एम्फसाइज्ड ऑन अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर। सो देखिएगा, कार्य देने वाले और कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच एक अच्छा समन्वय तब बनेगा जब कार्य को बांटा जाए। अब एक ही व्यक्ति को आप इतना ज़्यादा काम दे दे कि वो अगले दिन से आपके फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है वहाँ पर कार्य करने के लिए ही ना आए। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कार्य जो है वो सीमित रूप से, लिमिटेड रूप से बांटा जाना चाहिए। In the prevalent practice, workers were always blamed for occurrence of any problem in organization। so यहाँ पर क्या है कि हमेशा ये देखा जाता है कि मजदूर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत करते हैं कि वो जब कार्य कर रहे होते हैं तो उनको बहुत बार टोका जाता है। कभी कहा जाता है ये कार्य करो, तो कभी कहा जाता है ये छोड़कर दूसरा कार्य करो। तो ये कारण बनता है इम्प्रूवमेंट ना होने का। Hence, Taylor preferred an equal division of responsibility between the two, which can prevent one section to be overburdened। so यहाँ पर जो टेलर है वो कहते हैं कि जो कार्य है वो सीमित रूप से बांटा जाना चाहिए ताकि किसी एक को अपने ऊपर दबाव ना लगे कि उसके पास बहुत सारा कार्य है करने को, सभी को बराबर दे दिया जाए। Such sharing of responsibility is important for creating a stress-free environment for workers in an organization। so इससे क्या होगा, जब काम बढ़ जाएगा तो व्यक्ति को एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं होगा, दबाव नहीं होगा कि इसे इसके अलावा भी दूसरा कार्य करना है। तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, कार्यशील एनवायरनमेंट रहेगा, वर्कर अच्छे से कार्य करेंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन होना है वो बढ़ेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। The very first person to talk about scientific management in 1910 was Louis Brandeis। so सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की थी? वो थे 1910 में बोलने वाले लुइस ब्रांडेस। टेलर stressed on the universal applicability of his principle of scientific management। so साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर ने आगे बढ़ाया। He felt that his work covered the whole sphere of commercial management। so उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये पाया कि उनका जो वर्क है उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा ही कमर्शियल मैनेजमेंट का क्षेत्र जो है वो कवर किया है। टेक्निक्स डेवलप्ड बाय टेलर वर टर्म्ड एज टास्क सिस्टम और टास्क मैनेजमेंट। सो जो टेक्निक्स यूज़ की गई थी या डेवलप की गई थी टेलर द्वारा, FW टेलर द्वारा, उसे टास्क सिस्टम या टास्क मैनेजमेंट के नाम से जाना गया। His ideas were developed extensively by his peer group member including Henry Grant, Frank Glimbreth and Linus Glimberg। so उनका जो फ्रेंड ग्रुप था उनके द्वारा उनके आइडिया जो है उनको
आगे बढ़ाया गया, जिसमें हेनरी ग्रांट एंड फ्रैंक ग्लीब्रेथ एंड लीनियन ग्रीबेथ एटसेट्रा शामिल थे। दस साइंटिफिक मैनेजमेंट बिकेम अ मूवमेंट, इसके कारण साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एक मूवमेंट के रूप में उभरा इन इट सेल्फ एंड लेफ्ट अ मार्क एज द फर्स्ट सिस्टमेटिक थियोरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसे अपने आप में एक ऐसी छवि उपस्थित कर दी कि सिस्टमेटिक थियोरी के लिए ये पहली थियोरी थी, ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई गेव अ सॉल्यूशन टू मैनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द, माफ़ कीजिएगा, इट गेव अ सॉल्यूशन टू मैनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो इसने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की सहायता की, जिससे वो अपना जो वर्क है, अपने जो वर्कर्स है, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके साइंटिफिक मैनेजमेंट और अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। पोस्ट 1917 आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेनिन इंट्रोड्यूस्ड टेलर्स टेक्निक इन रशिया। सो क्या हुआ, 1917 के बाद जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लेनिन, जो कि आप यूएसएसआर, अगर आपने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा होगा तो देन आप लेनिन को भी जानते होंगे। लेनिन और मार्क्सिस्ट जो विचारधारा है उनके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो 1917 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसके बाद जो लेनिन था, उन्होंने टेलर्स की जो टेक्निक थी उसे रशिया में इंट्रोड्यूस किया था। दिस सिस्टम इज व्यूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टबल ब्रूटैलिटी ऑफ बोर्गेज एक्सप्लॉयटेशन एंड वेरिएटी ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट। सो यहाँ पर देखिएगा, इससे क्या हुआ कि देखिएगा, जो यूएसए थे, वो यूएसए की विचारधारा क्या थी, कैपिटलिज्म को मानने वाली। वो मानते थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स होने चाहिए, बिजनेसमैन होने चाहिए, और बिजनेसमैन अच्छे से आर्थिक सहायता कर सकते हैं गवर्नमेंट की। वहीं यूएसएसआर का मानना था कि ज़्यादातर स्फेयर्स जो है, क्षेत्र जो है, वो पब्लिक स्फेयर्स होने चाहिए। ज़्यादातर जो अधिकार है, चाहे मार्केट से जुड़े हो या फिर किसी भी तरीके से जुड़े हो, वो सारे ही अधिकार जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। ओके, अधिकारों की लड़ाई थी। जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे या फिर कोल्ड वॉर देखेंगे या पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादातर अधिकारों की लड़ाई थी दो सुपर पावर्स के बीच। अब यहाँ पर रसिया आप देख रहे हैं, तो रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसको मान लीजिएगा कि यूएसएसआर ने गोद ले लिया था। यूएसएसआर का जब पतन हुआ तो यूएसएसआर की, सोवियत संघ की जितनी भी शक्तियाँ थी, वो चली गई थी गोद लिए बच्चे रशिया के पास, जो आज तक उसके पास ही है। ओके, सो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए रशिया में इंक्लूड या एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि देखिएगा, वर्कर्स की सहायता करना चाहते थे यूएसएसआर का जो गवर्नमेंट थे, लेनिन थे, उनका सिंपल सा कार्य था कि जो बोर्गेज का मतलब है कैपिटलिस्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर पर, वो ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने इस साइंटिफिक अचीवमेंट को एक्सेप्ट किया था। टेलर्स आइडिया एंड टेक्निक्स गैदर मोमेंटम एंड सपोर्ट ऑल अक्रॉस रशिया एंड द कम्युनिस्ट पार्टी फुली सपोर्टेड द रैशनल मूवमेंट। सो टेलर का जो आइडिया था और टेक्निक्स थी वो पूरे ही रशिया में एक्सेप्ट किया गया, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने इसे रैशनली सपोर्ट किया और रैशनल मूवमेंट के नाम से इसे आगे बढ़ाया। बिसाइड्स, टेलर्स आइडिया were introduced in curriculum for education and training of engineer for further dissemination of his work। so देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि टेलर का जो आइडिया था वो एजुकेशन करिकुलम जो था उसमें भी ऐड कर दिया गया और इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली इसको पढ़ाया जाने लगा। देन रेनहार्ड बेंडिक्स जो थे इन हिज बुक वर्क एंड अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री। सो इसे आप नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा कि रेनहार्ड बेंडिक्स के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, वर्क एंड अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री। ओके, सो वो कहते हैं कि दैट बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी of each worker scientific management would also maximize the earning of workers and employees। so उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था टेलर की थियरी का कि अगर हम किसी लेबर की या वर्कर के जो कार्य करने को मैक्सिमाइज कर देंगे कि भाई एक लेबर इसी प्रकार का कार्य करेगा और उससे ऊपर कार्य नहीं करेगा,
तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लेबर है या वर्कर है वो उससे ज़्यादा कमा नहीं पाएगा, मतलब कमाई भी कम हो जाएगी। मान लीजिएगा कि एक लेबर को 20 बॉक्स दे दिए पैकिंग करने के लिए और 20 बॉक्स उसके ख़त्म हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। अब वो बैठा रहेगा या घर चला जाएगा, लेकिन उस 20 बॉक्स से ज़्यादा अगर उसे कमाई करनी है तो वो नहीं कर पाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर जो रेनहार्ड ब्रेंडिक्स है वो यही बताते हैं। Hence, all conflict between capital and labor would be resolved by the finding of signs. So, मैक्सिमाइज हो जाएगी और जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर वुड बी रिजॉल्व बाय फाइंडिंग ऑफ साइंस। क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट। सो अब क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट के बारे में जानते हैं कि टेलर की जो थियरी थी उसका क्रिटिसिज्म किसने किया और क्यों किया, बेसिक नॉलेज। So scientific management is criticized by many grounds, like first it was criticized on the ground that it only focuses on the lower level of the organization and entirely neglects the issues pertaining at the higher apex or level of the organization. Thus this approach neglect one set of factors in an organization which is important for its फंक्शनिंग। सो देखिएगा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये कहा जाता है कि जो टेलर की अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, ये सिर्फ लोअर लेवल जैसे कि वर्कर लेवल तक ही अपना प्रभुत्व या अपनी रिसर्च को लिमिटेड रखती है, इससे आगे नहीं करती। तो ये मतलब कि पूरी अप्रोच नहीं है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके, ये सिर्फ वर्कर तक ही सीमित है। ओके, देन सेकंड है साइंटिफिक थियोरी। द साइंटिफिक थियोरी ऑफ मैनेजमेंट निग्लेक्ट्स द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो साइंटिफिक में साइंस तो है, लेकिन जो ह्यूमन साइड है, जो मानवीय साइड है, उसे निग्लेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की। इट फोकसेस टू मच ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड निग्लेक्ट्स द इनफॉर्मल साइड ऑफ इट्स, विच इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। सो ये सिर्फ फॉर्मल तरीके से देखती है ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन इनफॉर्मल कहाँ पर चला गया भाई, जो मोस्ट ऑफ द लेबर इनफॉर्मल वे से अपना कार्य करते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं इट टेंड्स टू ट्रीट वर्कर्स एज मशीन्स। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स, जो मजदूर हैं, उन्हें मशीन के तौर पर ट्रीट करती है। Social and psychological factors also play their own roles in work management. So यहाँ पर क्रिटिसिज्म वाले व्यक्ति कहते हैं कि जो सामाजिक और जो दूसरे कार्य होते हैं, सामाजिक और मानसिक जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मजदूर के कार्य में, मैनेजमेंट में, वर्क मैनेजमेंट में। दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी डज नॉट फोकस ऑन दीज विटल एस्पेक्ट। सो ये कहते हैं कि जो ये एस्पेक्ट है इस पर तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी फोकस ही नहीं करती है। मैनी स्कॉलर्स हैव क्रिटिसाइज्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज इट हैज़ सिंप्लीफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। सो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को, क्योंकि इन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया है वो ह्यूमन मोटिवेशन जो था, मोटिवेशन सबको चाहिए होता है, उसको सिंप्लीफाइड कर दिया कि भाई मोटिवेशन इस तरीके से दिया जाएगा। बट मैं अगर मानूँ तो मोटिवेशन एक तरीके से एक कचरा है। इन टू बी ऑनेस्ट, मोटिवेशन आपको सिर्फ एक हवा के तौर पर गुब्बारे की तरह फुला देता है, जिसमें जैसे जैसे मोटिवेशन निकलता जाता है वैसे वैसे आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, एक डिज़ायर, एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाई ये मेरा लक्ष्य है और ये रास्ता है, इस पर अब मैं कछुए की तरह चलूँ या फिर खरगोश की तरह भागूँ, लेकिन मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मोटिवेशन आई थिंक दैट कचरा है। ओके, टेलर हैज़ लेड मोर एम्फसाइज ऑन द मॉनेटरी फैक्टर्स देन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो टेलर ने, हमने ऊपर पढ़ा था कि मनी इज़ मोटिवेशन, तो क्रिटिक्स यही कहते हैं कि मनी कैन नॉट ऑलवेज बी मोटिवेशन, कि मनी हमेशा, पैसे हमेशा ही मोटिवेशन का कार्य नहीं करते। यहाँ पर सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो मोटिवेशन के रूप में कार्य करते हैं। देखिएगा बहुत से स्टूडेंट्स के मन में अब सवाल उठ रहा होगा और कमेंट में लिखेंगे भी बड़ा फुला
बुरा भला। लेकिन देखिएगा, मैं क्यों मोटिवेशन को कचरा मानता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के, वो क्या करते हैं, हमेशा मोटिवेशन की तलाश में ही रहते हैं। और आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे टीचर्स जो है, सब नहीं लेकिन बहुत सारे टीचर्स हमेशा कुछ ना कुछ कोट कर देंगे मोटिवेशन के तौर पर, और उन कोट्स को पढ़ाते वक्त जो मोटिवेशन का कोट टीचर्स दे देते हैं, तो बहुत सारे जो रीलर्स है या यूट्यूबर्स हैं उनकी शॉर्ट्स वीडियो बना देते हैं, और उन्हीं शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल करते 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 आपके वो ही मोटिवेशन आपका कितना, कम से कम 3 से 4 घंटा एक दिन में खा जाता है। इसलिए मोटिवेशन एक लिमिटेड तौर पर होना चाहिए, ना कि हर समय सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन और पढ़ाई दूर दूर तक नहीं। ओके, सो यही बात है जिसके तौर पर मैं इसे कचरा कहता हूँ। हाँ, इसके क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं। अगर FW टेलर के क्रिटिसिज्म हो सकते हैं तो मेरे भी क्रिटिक्स डेफिनेटली होंगे, और क्रिटिक्स होना भी आवश्यक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं। टेलर हैज़ लेड मोर एम्फसाइज ऑन द मॉनेटरी फंड, वही बात जो हमने पढ़ी कि पैसों पर उन्होंने जोर दिया, ना कि सोशल, सामाजिक और मानसिक तौर जो फैक्टर है उन पर। द Hawthorne experiment revealed that set of factors that are responsible for the healthy functioning of the organization can be different from the monetary factors. So यहाँ पर देखिएगा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसे हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वो रिवील करते हैं कि पैसों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं मोटिवेशन के लिए। ओके, देन द टेलरिज्म रिसीव्ड ग्रेट अपोजिशन from trade union as the concept of mental revolution calls out for a cooperative relation between the two, which makes the role of trade unions as irrelevant, but this was entirely true. So देखिएगा, टेलरिज्म जो है उसका अपोजिशन हुआ था, ग्रेट अपोजिशन कह सकते हैं, जो ट्रेड यूनियन था उनके द्वारा, कि इन्होंने कहीं ना कहीं लेबर्स को सपोर्ट किया है तो ट्रेडर्स कहाँ जाएंगे एट्सेट्रा, लेकिन ये इरेलेवेंट था। ट्रेड यूनियन एज इरेलेवेंट, बट दिस वाज ट्रू. It was opposed by managerial group as managers were losing out on their discretion and they were being asked to share their responsibilities. अब यहाँ पर इन्होंने इस मैनेजमेंट के कारण क्या हुआ, मैनेजर जो कार्य नहीं करते थे तो उनको भी कार्य करने पर मजबूर कर लिया, तो मैनेजर्स ने भी अलग से इसका विरोध किया. Professor Robert Hoxie put forward his strong opposition to Taylor by arguing that scientific management only focused on mechanistic facts and neglected the social and psychological facts and orientation. So अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि रॉबर्ट हॉक्सी जो थे उन्होंने वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी कि जो टेलर थे उन्होंने कहीं ना कहीं मैकेनिस्टिक जो अप्रोच थी उसे अपनाया और साइकोलॉजिकल और सोशल जो एस्पेक्ट था, फैक्टर्स थे, उन्हें निगलेक्ट किया. अब कंक्लूजन पर आकर बात करते हैं तो टेलर्स थियोरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट कोहेरेंट थियोरी आल्सो ऑफर्ड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. सो देखिएगा, टेलर के द्वारा जो थियोरी दी गई साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो पहली थियोरी तो थी मैनेजमेंट के लिए. हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, और क्रिटिसिज्म सभी चीज़ों का होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और क्रिटिसिज्म ही उस जो कमी है उस मैनेजमेंट में या थियोरी में या फिर एक्सपेरिमेंट में उसे पूरा करने की और आगे हमें सुझाव देती है. तो वही बात यहाँ पर टेलर के साथ भी हुई, और वही जो कुछ प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रियल्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेलर की जो थियोरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसने बहुत सहायता की. द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द टेलरिज्म आर ह्यूज एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड मैनी ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरकम इट्स इशू ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी दी गई थी उससे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन प्रोडक्टिविटी के खासकर जिससे सॉल्व किया जा सका है इस थियोरी के साथ. टेलर वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर टू फर्मली रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड ऑन वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो टेलर ही फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर था जिन्होंने अपने अटल रूप से साइंटिफिक जो मैनेजमेंट का रूल था उस पर ही दृढ़ निश्चय रखा, दृढ़ता से उस पर ही टिके रहे.
Taylor believed that these principles have universal applications and can be applied to all organization irrespective of its nature. So टेलर मानते थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थियरी है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन पर लागू की जा सकती है. His theory of साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स. उनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी थी, क्योंकि देखिएगा बहुत सारी जो थियरीज है वो फोकस करती थी किस पर, ज़्यादातर फोकस करती थी ऑर्गेनाइजेशन पर या फिर बिजनेसमैन पर उनकी थियरी जो थी वो फोकस करती थी वर्कर्स पर, क्योंकि वो प्रभावित थे मार्क्सिज्म विचारधारा से, लेनिन विचारधारा से. ओके, देन Taylor's concept of differential peace wage system, mental revolution, propagation of science of work, economy effectiveness and efficiency makes his theory scientific management different from other classical theory. So उनके द्वारा जो different worker के लिए different salary और different task of work, so इन सब ने ही इस theory को आगे बढ़ाया और scientific management different from other क्लासिकल थियरी. सो इसलिए ही साइंटिफिक मैनेजमेंट को दूसरी जो क्लासिकल थियरी थी उससे अलग बनाया. अब ये आपको समझ आ चुका होगा, आशा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे. क्रिटिकल एनालाइज द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्रिटिकल, यहाँ पर देखिएगा बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं लिख पाते और क्वेश्चन को नहीं समझ पाए थे. अब क्रिटिकल में आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फ़ायदे तो बताने हैं लेकिन इसके नुकसान भी बताने हैं. तो क्रिटिसिज्म की सहायता से आप इसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं. डिस्क्राइब अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो आप इसके जो मूवमेंट रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये कुछ रेफरेंस है, अगर आप भी पढ़ना चाहे तो इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं ज़्यादा जानने के लिए. सो इस वीडियो के बाद हम फोकस करेंगे आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो कि मार्क्स वेबर द्वारा थियरी दी गई है उस पर. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.